Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिट एंड टेक यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम एक सीटीएफ मशीन सॉल्व करने वाले हैं। अब पहले हम क्या करते थे, ट्रैकमी की मशीन उठा के हम सॉल्व करते थे, लेकिन इस वीडियो में मैं एक अलग प्लेटफॉर्म चूज कर रहा हूँ, प्रूविंग ग्राउंड्स प्ले ऑफेंसिव सिक्योरिटी की तरफ से। उसकी एक मशीन है DC9, जो कि मैं बता दूं, अगर आप OSCP के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये मशीन आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है, क्योंकि ये OSCP के पाथ में आती है। ठीक है, तो ये मशीन इंटरमीडिएट लेवल की है, ये ईजी नहीं है, ईजी नहीं लगेगी आपको, हार्ड भी नहीं है, बीच के लेवल की है। तो उसके लिए बेस्ट है, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये मशीन काफ़ी हेल्पफुल है। इसकी मैंने आईपी यहाँ पर निकाल दी है, मतलब मैंने मशीन स्टार्ट कर दी है। अगर आप फेमिलियर नहीं है प्रूविंग ग्राउंड्स प्ले से, तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी में अगर आप साइन इन करते हो ना, प्रूविंग ग्राउंड्स प्ले की जो मशीन्स होती हैं वो आपको खेलने के लिए मिलती हैं। प्रूविंग ग्राउंड्स में वर्ल्ड हब की ही मशीन्स होती हैं, जो हमारे कम्युनिटी वालों ने ही बनाई है। वर्ल्ड हब में क्या होता है कि आपको मशीन्स दे दी जाती है वल्नरेबल, उनको डाउनलोड करके OVA फाइल होती है वर्चुअल मशीन की, अपने वर्चुअल बॉक्स या VMware में आप उसे इंपोर्ट करके आप उसे स्टार्ट करके उसके साथ पेन टेस्टिंग कर सकते हो, साथ में ही सेम नेटवर्क पे लोकली। लेकिन प्रूविंग ग्राउंड्स ने एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, इसमें सारी वर्ल्ड हब की मशीन्स इसने डाल दी हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप मतलब सिंपली इसको स्टार्ट करके क्लाउड में रन होगा, ये आपके लोकल मशीन में नहीं होगा, कुछ डाउनलोड नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको एक आईपी मिलेगी वहाँ पे। इसके VPN से कनेक्ट हो जाओ, प्रूविंग ग्राउंड्स के VPN से, जैसे आप नॉर्मली ट्रैक में हैक द बॉक्स में होते हो, और फिर आप इस आईपी को पेंटेस्ट कर सकते हो, जो आपके मशीन में नहीं होगी। काफ़ी फास्ट है ये, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छा चलता है, काफ़ी फ्रेश प्लेटफॉर्म है, काफ़ी मतलब ऑप्टिमाइज्ड है, तो काफ़ी पावरफुल भी है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो, तो काफ़ी हेल्पफुल है। वर्ल्ड हब की मशीन्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको पेन टेस्ट करना। तो मैंने एक आईपी यहाँ पर निकाल ली। अब मैं VPN से कनेक्टेड हूँ। अब मैं यहाँ पर चालू करता हूँ, एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ इसके लिए, MKDIR, क्या नाम था, DC9 पहले से बनी हुई है, मैंने बना के रखी थी, तो मैं इसमें CD कर लेता हूँ, DC9। अब यहाँ पर हम करेंगे पहले पोर्ट स्कैनिंग, सबसे कॉमन चीज़। मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ऑटो रिकॉन, जो कि काफ़ी अच्छा टूल है अगर आपको ऑटोमेटिक रिकॉन करना है सारी चीज़ें। मतलब आप Nmap भी यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है, वो मैनुअल काम हो जाएगा, बहुत सारे ऑप्शंस आपको लगाने पड़ेंगे। ऑटो रिकॉन से क्या होता है, ये काफ़ी अच्छा टूल दिया गया है टिबेरियस के द्वारा, आपको गिटहब पे मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लेना। तो सारे के सारे पोर्ट स्कैन कर देगा ये, और जो भी कमांड्स आप रन कर सकते हो उन पोर्ट्स पे, लाइक अगर आपका पोर्ट 445 ओपन है तो उसके अंदर के कमांड्स है असेंबली क्लाइंट के, या Nmap की जो स्क्रिप्टिंग इंजन है उसके कुछ स्क्रिप्ट्स हैं CV फाइंड करने के लिए। तो पर्टिकुलर जितने पोर्ट्स ओपन आ रहे हैं उन स्पेसिफिक पोर्ट्स के लिए भी वो अलग से स्कैन करता है कि इनमें कुछ इश्यूज हो सकता है क्या, इसमें कुछ ब्रूट फोर्स अटैक हो सकता है क्या, या मैनुअल कमांड्स जो आप रन कर सकते हो उसमें अपने आगे एन्यूमरेशन के लिए, तो वो भी आपको बता देता है। और एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर देता है एक आउटपुट रिजल्ट्स नाम के फोल्डर में। उसके अंदर आपको प्रॉपर स्कैन्स मिल जाएंगे, किस पोर्ट पे क्या मिला, उसको पूरा डिटेल, OS क्या है, एग्रेसिव स्कैन में क्या क्या मिला, कौन कौन से सर्विसेज मिले, सब कुछ। बहुत ही बढ़िया टूल है, आप एक बार गिटहब पे जाओ, आप इसको यूज़ कर सकते हो OSCP में भी, क्योंकि आपके पास वहाँ टाइम नहीं होता है मैनुअली करने का। तो ये आप काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो, अलाउड है ये। मेरे ख्याल से मैंने आईपी कॉपी करी है, तो मैं इसको आईपी को डाल दूंगा सिंपली, और मैं रन करता हूँ, इसको स्कैन करता हूँ। अगर आपको UDP स्कैनिंग करनी है तो सूडो से करनी पड़ेगी। देखते हैं क्या क्या पोर्ट्स मिलते हैं। मेरा VPN कनेक्टेड है, तो यहाँ पर इसको पहले तो पोर्ट 80 ओपन मिला है, अभी तक फिलहाल एक ही पोर्ट ओपन मिला है, तो 80 पे हमको पता है क्या रन होता है। तो मोस्ट कॉमनली हम इसको ओपन करके देखते हैं हमारे ब्राउज़र में। तो हमको एक पेज मिलता है example.com स्टाफ डिटेल्स, कुछ CMS नहीं है यहाँ पे, एक नॉर्मल सा कस्टम बनाया हुआ एक वेब पेज है, जिसमें कुछ स्टाफ डिटेल्स को डिस्प्ले कर सकते हैं हम। तो चार टैब से होम में तो फिलहाल हैं। डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स में क्या होता है, कि यहाँ पर कुछ यूज़र इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, बहुत सारी IDs हैं, ID 17 तक नाम है, ईमेल है, फ़ोन नंबर, पोजीशन, कुछ कुछ डिटेल्स हैं यूज़र्स की। और एक यहाँ पर एक और बटन है सर्च का, तो सर्च में आप कुछ सर्च कर सकते हो, लाइक यू कैन सर्च यूजिंग आइदर द फर्स्ट और लास्ट नेम। तो फर्स्ट और लास्ट नेम आपको कहाँ से मिलेगा, आप यहाँ पर जाओ, यहाँ पर आपको मिल रहा है नेम, नेम में आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम निकालो, तो मैं मैरी चूज़ करता हूँ। तो मैरी के नाम से सर्च करके देखते हैं, मैरी, सबमिट। तो देखो हमको मैरी मो की डिटेल्स मिल रही हैं, तो आप नाम से सर्च कर सकते हो। तो आप, मेरे इंट्यूशन से मुझे ये लग रहा है कि एक्सपीरियंस के हिसाब से कि यहाँ पर SQLi हो सकता है, क्योंकि हम सर्च कर रहे हैं, कुछ डेटाबेस से फैच हो रहा होगा और हमको दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोट डालता हूँ तो ये कुछ फैच नहीं कर रहा है, तो मतलब एक डाउट और बढ़ गया कि यहाँ पर SQLi हो सकता है। तो फिलहाल मैंने क्या किया, बर्प चालू किया हुआ है और प्रॉक्सी सेट की हुई है बर्प के नाम से। तो क्या करते हैं, बर्प में जाते हैं, इस प्रॉक्सी को ऑन करते हैं, और इस चीज़ को सबमिट करते हैं, और बस इसको डालते हैं रिपीटर में और ऑफ कर देते हैं।
अब ज़्यादातर रिपीटर में हमारा यहाँ पर अब आगे का काम होगा। अब देखना है हमको एसक्यूएलआई है कि नहीं, तो सिंगल कोट तो डाला था हमने, फिर से देख लेते हैं। ये सिंगल कोट में 0 रिजल्ट फेच कर रहा है, ठीक है। अब एसक्यूएलआई हमको अगर देखना है कि काम कर रहा है, मतलब कंफर्म करना है, तो हम एक और क्वेरी डालेंगे जो कि हमेशा ट्रू होती है, और 1 इक्वल टू 1। 1 इक्वल टू 1 के बाद आपको कमेंट देना पड़ता है, तो कमेंट्स आप डबल हाइफन से दे सकते हो। यहाँ पर देखते हैं, फिर से 0 रिजल्ट आ रहे हैं, 0 रिजल्ट, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, कुछ ट्राई करते हैं, लाइक सिंगल कोड यहाँ पे कोड्स बैलेंस करने के लिए मेरे ख्याल से ये देखो यहाँ पर काम कर गया। यहाँ पर ये सारे डिटेल्स, सारी आईडी फैच कर रहा है। ID 1, ID 2, ID 17 तक होना चाहिए। देखो 17 तक इसने सारे फैच कर लिए, तो मतलब यहाँ पर एसक्यूएलआई है, कंफर्म हो चुका है हमको। अब एसक्यूएलआई के बाद आप क्या करते हो सिस्टम में शेल पाने के लिए या आरसी पाने के लिए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी क्रिएटिविटी क्या है। आप मतलब यहाँ पर अगर मैं अपना इंट्यूशन लगाऊं फिर से, तो माइस्क्यूएल यूज़ हो रहा होगा। मुझे कंफर्म नहीं है, अभी तक कंफर्म नहीं है कि माइस्क्यूएल है या नहीं है। आप ट्राई कर सकते हो, मतलब डिपेंड करता है, मतलब किसी चीज़ में एमएस एसक्यूएल है तो वहाँ पर कमेंट्स अलग होंगे या कमांड्स अलग होंगे, या डेटाबेस का नाम सर्वर अलग होता है, वहाँ पर सिंटैक्स अलग होता है, यहाँ पर माइस्क्यूएल में अलग होता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो सेकंड स्टेप होता है नॉर्मली, वो है हम नंबर ऑफ कॉलम्स पता करते हैं रिजल्ट सेट में, कि रिजल्ट सेट में कितने कॉलम मिल रहे हैं आपको, तो उसके हिसाब से आप क्वेरी बनाओगे और बाकी के रिजल्ट शो करोगे ना। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय हम एक एक करके देखेंगे, पहले 2 ट्राई करते हैं। 2 तो होना नहीं चाहिए वैसे, 2 सिंगल कोट आएगा यहाँ पे। 0 रिजल्ट आ रहा है ऑर्डर बाय 2 में। 1 तो होगा नहीं, मतलब जब तक वो रिजल्ट शो कर रहा है वहां तक के कॉलम्स आपके रिजल्ट सेट में हैं उतने आपको डालने पड़ेंगे, लेकिन 1 में भी 0 शो कर रहा है, कुछ गड़बड़ है। एक काम करते हैं, इस कमेंट को हम करते हैं हैश, और ये सिंगल कोट हटाते हैं। अब ट्राई करके देखो, देखो अब आपके पास डिटेल्स आ गई हैं। तो ऐसे आपको ट्रैक करना है, मतलब पता करना है ना, कमेंट्स बहुत टाइप के हो सकते हैं, हाइफन हाइफन या हैश, और मतलब ऐसे टाइप से आप ट्राई करते रहो। तो अब यहाँ पर हमको 1 में तो मिल रहा है, अब 2 ट्राई करते हैं। देखो 2 में भी हमको रिकॉर्ड मिल रहा है, तो 2 से ज़्यादा ही होगा। 3 पे भी मिल रहा है, 3 करते हैं तो 4 मिल रहा है, 4 पे 5, 5 पे भी है 6। ये आप चाहें तो ऑटोमेट कर सकते हो पाइथन स्क्रिप्ट से, मैं मैनुअली कर रहा हूँ। 7, देखो 7 पे कोई नंबर नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे 6 हैं हमारे रिजल्ट सेट में, तो उतने हमको यूनियन सिलेक्ट में डालने हैं। अब हमको पता चल गया, तो मैं ऑर्डर पे हटा के यहाँ पर करता हूँ यूनियन सेलेक्ट। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब इतना ही आपको स्पेसिफाई करना है, इतने ही नंबर आपको स्पेसिफाई करने हैं, क्योंकि रिजल्ट सेट में उतने ही आपके रिकॉर्ड्स फेच हो रहे हैं, और यूनियन सेलेक्ट में रिजल्ट सेट का जो कॉलम नंबर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारे पास डिटेल्स आ गई, ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो सब कुछ शो हो रहा है यहाँ पे। तो 1 से लेके 6 तक आप सब में कुछ ना कुछ क्वेरी डालो, सब आपको सब डिस्प्ले हो जाएगा। ब्लाइंड नहीं है यहाँ पे, सिंपल आपको दिख रहा है। तो आप क्या करते हैं, देखते हैं करंट डेटाबेस कौन सा है, तो डेटाबेस आप ऐसे देख सकते हो। यहाँ पर आप देखिए आईडी में आ रहा है, वो जहाँ पर 1 था वहाँ पर स्टाफ आ गया, मतलब करंट डेटाबेस है आपका स्टाफ। लेकिन इससे आपका काम नहीं होने वाला, आप करंट डेटाबेस देखने के लिए नहीं है वो यहाँ पे। यहाँ पर आपको डेटाबेस से डिटेल्स फेच करनी है। क्या फेच करनी है, देखो मैं यहाँ पर एक और चीज़ करता हूँ। आपकी एक हैबिट होनी चाहिए कि अगर आपको वेब सर्वर मिल रहा है तो आप उस पर डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग करो, मतलब छोड़ दो पीछे उसको, वो चलता रहेगा, बाकी आप अपना काम करो। 209 में गोबस्टर यूज़ कर रहा हूँ फिर से, तो देखते हैं कौन कौन सी डायरेक्टरी ये शो कर रहा है। खैर यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे example.com पे, तो एक और टैब था मैनेज के नाम से। अब मैनेज के अंदर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देना है, जो कि मुझे नहीं पता। तो मोस्ट कॉमनली हमारे डेटाबेस में होगा वो, और डेटाबेस से हम फैच कर सकते हैं क्योंकि एसक्यूएलआई है। तो वहीं मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे, डेटाबेस तो मुझे पता चल गया कौन सा करंट डेटाबेस है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ डेटाबेसेस हमको जानने हैं। तो कैसे जानोगे आप, आपको टोटल टेबल्स कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स के हिसाब से उनकी वैल्यूज फेच करनी है, तो आपको सब पता करना पड़ेगा। और ये मैं मैनुअली इसलिए कर रहा हूँ, आप चाहें तो एसक्यूएल मैप से कर सकते हो। मैं मैनुअली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बोला कि ये ओएससीपी के लिए काफ़ी हेल्प करेगी आपको, और ओएससीपी में आप एसक्यूएल मैप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। मेटास्प्लॉइट ना एसक्यूएल मैप, कोई भी ऑटोमेटेड एक्सप्लॉइटेशन टूल आप यूज़ नहीं कर सकते हो, इसीलिए मैं मैनुअली कर रहा हूँ। और मैनुअली डालने की आदत बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है ना आपको। एसक्यूएल मैप तो कोई भी चला सकता है,
इसीलिए आप मैनुअली करो तो बेटर है, सीखने के लिए करो। बाकी आगे आगे चल के अगर आप बग बाउंटी करते हो तो एसक्यूएल में आप तो यूज़ करना ही है मैनुअली, ठीक है। अब हमको करंट डेटाबेस पता चल गया, अब हमको सारे डेटाबेस पता करने हैं। तो मैं लिखूंगा स्कीमा नेम। अब एक डेटाबेस होता है आपके MySQL सर्वर में, मतलब हर डेटाबेस सर्वर में एक स्पेशल डेटाबेस होता है इंफॉर्मेशन स्कीमा के नाम से, जिसमें आपको पूरा स्कीमा मिलता है आपके पूरे सर्वर का, जितने भी डेटा है उसमें। लाइक उसके टेबल्स कौन कौन से हैं, उसमें कॉलम्स कौन कौन से हैं, मतलब ये एक स्ट्रक्चर होता है उसमें। डेटा नहीं होती है जो एक्चुअल डेटा होती है उसमें टेबल्स में, वो उसमें नहीं होती है। स्ट्रक्चर होता है, बस स्केलेटन होता है उसका। मतलब टेबल्स में कितने कॉलम्स हैं, मतलब डेटा टाइप्स क्या हैं, वो सब कुछ उसमें होता है टेबल में। तो डेटाबेस में तो यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन स्कीमा से ही सारी डिटेल निकालेंगे। फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट, इंफॉर्मेशन स्कीमा एक डेटाबेस है, उसका डॉट करके आप उसका टेबल का नाम दोगे। कौन से टेबल में आपको सारे डेटाबेस की एंट्री मिलेगी, वो है स्कीमेटा। स्कीमेटा होता है, यही नाम होता है, ठीक है, जो भी है। तो अब देखते हैं कौन कौन से डेटाबेस मिलते हैं हमको। देखो यहाँ पे आपके पास एक, यहाँ पर स्कीमेटा में एक आपको मिल गया इंफॉर्मेशन स्कीमा, ये एक डेटाबेस आपको मिल गया पहला। उसके बाद एक स्टाफ डेटाबेस है, उसके बाद एक यूजर्स डेटाबेस है। अब स्टाफ और यूजर्स दोनों ही डेटाबेस में हो सकता है कि यूजर के डिटेल्स हों, लेकिन करंट डेटाबेस कौन सा था, स्टाफ। स्टाफ में क्या होगा, आपके एडमिन का पासवर्ड, क्योंकि आपको वेब सर्वर पे लॉगिन मिला है तो उसकी डिटेल्स इसी टेबल, मतलब इसी, क्योंकि आपको वेब सर्वर पे लॉगिन मिला है तो उसकी जो डिटेल्स होंगी वो इसी में होगी, ठीक है। लेकिन हमको पता करना है कि टेबल का नाम क्या है इसमें, तभी हम उसकी वैल्यूज निकाल पाएंगे। टेबल का नाम, कॉलम का नाम सब पता करना है। तो टेबल के नाम के लिए आप पता कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो टेबल नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट, इसमें कौन सा टेबल होता है, टेबल्स। इस डेटाबेस में टेबल्स नाम का टेबल होता है जिसमें सारे, और मतलब जितने भी आपके सर्वर में टेबल्स हैं उसकी डिटेल्स होती हैं। सेंड करो उसको। देखो बहुत सारे डिटेल्स आ गए आपके पास, और ये जो सारे अपर केस में होते हैं ना, वो डिफॉल्ट होते हैं, वो आपको बिल्ट इन मिलते हैं, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको क्या ध्यान देना है, टेबल्स, यूजर टेबल्स पे ध्यान देना है। तो मैं यूजर सर्च कर लेता हूँ, यूजर की डिटेल्स उसमें ही होती हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यूजर वेरिएबल्स, देखो यहाँ पे आ गया एक यूजर्स नाम का टेबल, और एक है यूजर डिटेल्स नाम का टेबल। अब ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों टेबल्स आपके स्टाफ डेटाबेस में ही होंगे। अगर करंट डेटाबेस में है तो डायरेक्टली आप टेबल का नाम लिख के उसकी डिटेल्स फेच कर सकते हो। लेकिन अगर किसी और डेटाबेस में है ये टेबल, तो उस डेटाबेस का नाम डॉट करके टेबल नेम से फेच करोगे आप। तो अब ट्राई करते हैं यूजर्स जो टेबल है उसके कॉलम्स फाइंड करना। तो कॉलम्स के लिए आप लिखोगे यहाँ पर कॉलम नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम्स। एक टेबल होता है कॉलम्स के नाम से। लेकिन अब ऐसे करोगे ना आप, तो आपको सारे के सारे कॉलम्स बता देगा हर टेबल के, जो कि आपको नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा वो। तो इसके लिए आप एक कंडीशन लगाओ, वेयर टेबल नेम, इसमें एक कॉलम होता है टेबल नेम इक्वल टू, जो जिस टेबल के बारे में आपको पता करना है। मेरा है अभी यूजर्स, तो यूजर्स टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं वो हमको मिल जाएंगे इन्फॉर्मेशन स्कीमा से। तो अब सेंड करते हैं इसको। देखो आपको क्या मिल रहा है, यूजर आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड। तो ये तीन कॉलम्स हैं इस यूजर्स टेबल में। अब पता चल गया आपको। तो डायरेक्टली आप यूजर्स, मतलब सिलेक्ट स्टार या सिलेक्ट यूजर नेम कॉमा पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स कर सकते हो, तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो कॉलम नेम हटा के यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यूजर नेम, और टू में मैं देता हूँ पासवर्ड फ्रॉम, डायरेक्टली फैच करना है यूजर्स टेबल से, तो मैं यूजर्स कर सकता हूँ फ्रॉम प्लस यूजर्स। ओके, जीरो आ रहा है, सिलेक्ट यूजर नेम पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स। ओके, इसको हटाते हैं। देखो आपके पास आ गया आईडी। आईडी में क्या था, यूजर नेम था, और नेम में था आपका हैश। ये आपको हैश मिला है यहाँ पे, मतलब हैश में ही होता है ऑब्वियसली। तो आपको यूजर नेम तो पता चल गया, लेकिन हैश आपको क्रैक करना है। तो क्रैक तो ये सिंपली हो जाएगा, मेरे ख्याल से MD5 है। तो क्रैक स्टेशन में जाओ, यहाँ पर आप पेस्ट करके या जॉन से भी कर सकते हो, हैश कैट से भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो इसको मैं, आई एम नॉट अ रोबोट, एंड देन क्रैक हैशेस, होप सो। ओके, तो पासवर्ड क्रैक हो चुका है, ट्रांस ऑर्बिटल 1। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो मुझे यूज़र नेम पासवर्ड मिल चुका है इस वेब एप्लीकेशन का। तो मैं लॉगिन कर सकता हूँ अब एडमिन, और ये पासवर्ड। तो देखो ये लॉग्ड इन हो चुका हूँ मैं, मतलब ये सही था, तो ये काम कर चुका है।
अब यहाँ पे इसके बाद क्या करना है उसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर से बता दूं मैं, ये एक इंटरमीडिएट लेवल की मशीन है। तो अगर आप शुरू में ही इस मशीन को सॉल्व करोगे, आपके पास सीटीएफ का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे ऑनेस्टली, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रिकी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है आपको। देखो यहाँ तक तो मैं आ गया, मैंने एसक्यूएल इंजेक्शन एक्सप्लॉइट कर दिया है, लेकिन यहाँ पर काम खत्म नहीं हुआ है। आपको याद है हमको एक और टेबल मिला था यूज़र डिटेल्स के नाम से, तो उसमें भी कुछ डिटेल्स होंगी यूज़र्स की। तो जो भी डिटेल आपको मिल रही है ना कहीं से भी, उसको प्लीज़ नोट करके रख लो, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे चल के वो काम आती है। और ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, कभी कभी आपको कुछ जिब्रिश सा डिटेल मिल सकता है किसी फाइल में, किसी होम डायरेक्टरी में, या किसी वेब सर्वर में कुछ बेस 64 एनकोडेड या हैश फॉर्म में मिल सकता है, या कोई फ्लैग मिल सकता है फेक वाला। तो सबको नोट करके रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो काम आता है। हर कुछ सब कुछ रैबिट होल नहीं होता, ठीक है। तो वही मैं यूज़ करने वाला हूँ, वही कंसेप्ट। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, कॉलम नेम ट्रैक किया, तो फिर से कॉलम नेम करते हैं, कॉलम नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम्स वेयर टेबल नेम इक्वल टू, क्या था टेबल का नाम, यूज़र डिटेल्स। तो इसमें कॉलम कौन कौन से हैं, इसमें जीरो रिजल्ट दिखा रहा है, ओके पासवर्ड नहीं था यहाँ पे, ओके। यहाँ यहाँ पर देख सकते हो आप, आईडी है यहाँ पे, आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूज़र नेम और पासवर्ड। तो हमको इन दोनों फील्ड से ही मतलब है, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो मैं वही करूँगा, कॉलम नेम हटा के यहाँ पे करूँगा यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। और उसके बाद इंफॉर्मेशन स्कीमा हटा के ये आपको डायरेक्टली फैच करना है फ्रॉम यूज़र डिटेल्स। नहीं, यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। मैंने पहले आपको बताया था कि अगर डेटाबेस चेंज हो रहा है, डेटाबेस चेंज है, आपको ये पता नहीं कि यूज़र डिटेल्स ये किस डेटाबेस का एंट्री है, मतलब किस डेटाबेस का टेबल है ये। अगर ये डायरेक्टली फैच नहीं हो रहा है तो आप सेंड करो यहाँ पे, देखो यहाँ पर जीरो रिजल्ट आ रहा है। अगर ये डायरेक्टली नहीं हो रहा है तो आप इसको दूसरे डेटाबेस के नाम से डॉट करके फैच कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन स्कीमा तो नहीं होगा। एक और डेटाबेस हमने देखा था यूजर्स के नाम से, तो यूजर्स डॉट करो, और अब जाके देखते हैं। देखो अब आ गया आपके पास, अब आपके पास सारी डिटेल्स आ गई हैं यूजर नेम और पासवर्ड के नाम से। यूजर सही, ये यूजर्स डेटाबेस कहीं पे यूज नहीं हो रहा था वेब, ये यूजर्स वाला डेटाबेस कहीं पे यूज नहीं हो रहा था वेब एप्लीकेशन में, ये अलग से दिया हुआ है। तो इसका कुछ ना कुछ मतलब तो होगा। आपको लिस्ट मिल रही है यूजर नेम्स की और पासवर्ड्स की, तो उसको स्टोर करके रख लो, ठीक है। मैंने स्टोर करके पहले से रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इसने बहुत सारे डायरेक्टरीज फाइंड किए हैं जिसका हमको कोई यूज़ नहीं आया बेचारा। तो मैं सीडी करता हूँ DC9। अब यहाँ पर एक यूज़र नेम्स नाम की फाइल मैंने बनाई है, जिसमें मैंने सारे यूज़र नेम स्टोर कर दिए हैं जो मुझे वहाँ से मिले थे। अब एक और फाइल है पासवर्ड्स की, तो मैंने सारे पासवर्ड स्टोर कर दिए हैं जो मुझे यहाँ से मिले हैं। तो मैंने अब क्या करूँगा मैं, अब देखो और कौन सी सर्विस ओपन थी यहाँ पे, देखो TCP/80 ओपन है। एक और सर्विस ओपन होनी चाहिए थी SSH के नाम से, लेकिन वो अभी ओपन नहीं है, ठीक है। मतलब एक बहुत ही ट्रिकी काम होता है यहाँ पे, बहुत ही मतलब मैंने बोला कि आप अगर पहली बार पहली ही मशीन ये सॉल्व कर रहे हो तो आपसे नहीं होगा। एक कंसेप्ट होता है, मैं आपको बताता हूँ। वापस जाते हैं हम वेब एप्लीकेशन पे, यहाँ पर देखिए एक एरर आ रहा है, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। एक एरर आ रहा है यहाँ पे, क्यों आ रहा है? आपका इंट्यूशन बोल सकता है वो कि कोई फाइल यहाँ पर इंक्लूड हो रही होगी, या इसके सोर्स कोड में, या लिस्ट हो रही होगी। जैसे PHP में होता है ना कि आप मल्टीपल मॉड्यूल्स बनाते हो, लाइक हेडर डॉट PHP बना दोगे, फुटर डॉट PHP अलग से बना दोगे। तो एक मेन इंडेक्स डॉट PHP में आप हेडर डॉट PHP को इंक्लूड कर दो, फुटर को भी इंक्लूड करो। तो हर वेब पेज या हर रिसोर्स में आपको हेडर डॉट PHP डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली उसको इंक्लूड कर सकते हो। तो ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर फुटर, मुझे ये लग रहा है कि ये फुटर होगा, फुटर की फाइल है ये, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब फाइल ओपन नहीं हो पा रही है जो ये फेच कर रहा है, ठीक है। यहाँ हमें से बताना पड़ेगा कि एक पैरामीटर देना पड़ेगा इसको कि एक फाइल है और इसे फैच करनी है। तो ये पूरा मेरा गैस है अभी, ये मैं कंफर्म नहीं बोल सकता कि ये हो सकता है, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। आपको जो भी है ट्राई करते जाना है। तो आपके पास एक टूल है डब्ल्यू फर्स्ट के नाम से, अगर आप फर्स्ट करना चाहते हो कि कौन से मतलब पैरामीटर्स हो सकते हैं इसमें, तो आप फर्स्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर जाता हूँ नए टैब में, तो मैं डब्ल्यू फर्स्ट यूज़ करूँगा। मैं आपको बताता हूँ इसका बेसिक यूसेज। तो मुझे अगर कलर में आउटपुट दिखाना है तो -C, -Z मतलब कौन सा टाइप का पेलोड आप यूज़ करने वाले हो। मैं एक फाइल यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास सेक्लिस्ट की एक फाइल है जो मैं दिखा सकता हूँ आपको। सेक्लिस्ट पासवर्ड्स, पासवर्ड नहीं आएगा यहाँ पे। सेक्लिस्ट के बाद एक
डिस्कवरी नाम का एक फ़ोल्डर होता है, डिस्कवरी, वेब कंटेंट, व पैरामीटर नेम्स। तो सारे पैरामीटर नेम्स आपके पास आ गए और फिर आपको फर्स्ट कहाँ पे करना है? आपको पैरामीटर नेम फर्स्ट करना है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट कीवर्ड डाल देता हूँ। आपको डब्ल्यू फर्स्ट यूज़ करना आता है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट कीवर्ड मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर डेटा डाल रहा हूँ। डेटा डालने की ज़रूरत नहीं है, डेटा होगी या नहीं होगी हमको पता नहीं। हम ईटीसी पासवर्ड डाल के देखते हैं, ईटीसी पासवर्ड। और यहाँ पे क्या-क्या यूज़ किया मैंने, मैं आपको बता देता हूँ। ये एच जो है इसको मैं हटाता हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है? एचसी मतलब स्टेटस कोड, मतलब जो स्टेटस कोड आपको एक्सक्लूड करना है या इग्नोर करना है रिस्पॉन्स में, तो 301 आप एक्सक्लूड कर सकते हो। मैं यहाँ पर 404 एक्सक्लूड कर रहा हूँ। जो रिस्पॉन्स में मुझे नहीं मिलना चाहिए, 404 को एक्सक्लूड करो, वो रिस्पॉन्स में आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे आप फर्स्ट कर सकते हो, ब्रूट फोर्स कर सकते हो पैरामीटर नेम्स को। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं और ये चलते रहेगा। जो भी रिस्पॉन्स 404 से अलग है वो आपको दिखाएगा। लेकिन फिलहाल एक और चीज़ आपको फिल्टर करनी है, लेंथ ऑफ द रिस्पॉन्स। मतलब हर रिस्पॉन्स का लेंथ सेम होता है, लेकिन जब आपका पेलोड काम करेगा उस रिस्पॉन्स का लेंथ अलग होगा। तो उसको आपको मतलब बताना है कि इस रिस्पॉन्स के लेंथ को एक्सक्लूड करके जो आ रहा है बस वही बता मुझे, और वही मेरे काम का है। देखो यहाँ पर इसने 0 बोल दिया, कुछ गड़बड़ है। फाइल यूजर शेयर, ओके, ऑब्वियस ही प्रॉब्लम है। मैंने यहाँ पर होस्ट नेम गलत दिया है तो ये पिंग नहीं हो पा रहा है। 230.209 ये था आपका। अब यहाँ पर देखते जाओगे तो ये देखो दिखाता जाएगा आउटपुट। तो हमको फिल्टर करना है कि सेम लेंथ का जो 917 के कैरेक्टर्स जो हैं उस लेंथ का आउटपुट जो आएगा हमको वो एक्सक्लूड करना है। तो एच एच से होगा वो, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एच एच 917 आ रहा है तो उसको हटा दो आप। तो जब भी रिस्पॉन्स में कुछ चेंज आया, 917 से अलावा कुछ रिस्पॉन्स आया लेंथ का, तो वो आपको दिखा देगा। लेकिन आपने देखा होगा यहाँ पर मैंने ईटीसी पासवर्ड यूज़ किया है, मतलब एब्सोल्यूट पाथ मैंने यूज़ किया है। ज़रूरी नहीं है कि ये एब्सोल्यूट वाला एलएफआई काम करेगा, रिलेटिव वाला भी काम कर सकता है। तो उसके लिए आपको अलग अलग डॉट डॉट स्लैश ब्रूट फोर्स करना पड़ेगा, तो वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। अगर ईजी वे में जल्दी आपको बताऊँ तो मुझे एक पैरामीटर नेम मिला था फाइल के नाम से। फाइल में मैं ईटीसी पासवर्ड डालूंगा तो ये मुझे कुछ नहीं दिखाएगा। तो हो सकता है कि रिलेटिव वाला हो, एब्सोल्यूट वाला काम ना कर रहा हो, तो मैं डॉट डॉट स्लैश डालता हूँ। ये यहाँ पे नहीं होगा काम, क्योंकि वो बहुत अंदर अंदर होती है वेब की डायरेक्टरीज। तो आप डॉट डॉट स्लैश डालते जाओ, देखो कब काम कर रहा है ये। डॉट डॉट स्लैश फिर से, और फिर से डॉट डॉट स्लैश एक बार और। तो देखो अब यहाँ पर लिस्ट हो चुका है, ईटीसी पासवर्ड लिस्ट हो चुका है। आप ऐसे ट्राई करते जाओगे तो आपको मिलेगा। ये आप गेस भी कर सकते हो या मतलब वेरीफाई भी कर सकते हो डब्ल्यू फर्स्ट से, जैसे मैंने किया। एक और लिस्ट बना लो, ईटीसी पासवर्ड की डॉट डॉट स्लैश की लिस्ट बना लो, तो वैसे भी आप काम कर सकते हो। तो यहाँ से तो मिलेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हम एल को आरसी में चेंज कैसे करें, वो मेन प्रॉब्लम है हमारी, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका नहीं है इसके लिए, लेकिन एक कंसेप्ट होता है, नॉक डी फाइल होती है। तो एक कंसेप्ट होता है नॉक डी का, ये एक सर्वर है। मतलब लिनक्स में एक फीचर होता है नॉक डी सर्वर का, जिसमें ये डिफाइन कर सकते हो आप कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है पोर्ट नॉक हिट्स का। मतलब आप कुछ नंबर ऑफ पोर्ट्स को हिट करो सर्वर को, मतलब एक कनेक्शन भेजो इतने पोर्ट्स में, इतने ही सीक्वेंस में, 2 या 3 इसी सीक्वेंस में आपको पोर्ट को हिट करना है। उसके बाद जब ये सीक्वेंस में कोई पर्टिकुलर सोर्स इन पोर्ट्स को इस सीक्वेंस में हिट करता है, उसके बाद एक कमांड रन होगा जो उस फाइल में डिफाइंड होगा, जो उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डिफाइंड होगा। तो मतलब हो सकता है, मतलब पोर्ट 22 हमको ओपन नहीं मिला इस मशीन में, तो हो सकता है कि नॉक डी में कुछ कॉन्फ़िगरेशन डिफाइंड हो कि ये पोर्ट सीक्वेंस आप हिट करो इतने इतने पोर्ट्स का, उसके बाद हम एसएसएच ओपन कर देंगे। ये जो नॉक डी है ये ओपन कर देगा एसएसएच। अभी फायरवॉल से ब्लॉक्ड है, तो फायरवॉल का कुछ एक्सेस बनाना हुआ, अनेबल करना हुआ, या होल्स ओपन करने हुए, तो नॉक डी से होते हैं वो। हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे नॉक डी। एटीसी नॉक डी मतलब फाइल का नाम क्या होता है मुझे ठीक से याद नहीं है। नॉक नॉक डी फाइल लोकेशन आप सर्च कर सकते हो, नॉक डी डॉट कॉन्फ होता है मेरे ख्याल से। लेट्स सी, नॉक डॉट कॉन्फ। तो यहाँ पर देखो नॉक डी डॉट कॉन्फ ही फाइल नाम है। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे ओपन एसएसएच, मतलब एसएसएच से रिलेटेड ही कुछ है और सीक्वेंस आपको मिल रहा है। तो आपको इन पोर्ट्स को, इन तीनों पोर्ट्स को हिट करना है इसी सीक्वेंस में उस सर्वर पे। आप nmap से कर सकते हो। और उसके बाद एक कमांड रन होगा यहाँ पे देखो, आईपी टेबल से पोर्ट 22 ओपन हो रहा है। आईपी टेबल्स फायरवॉल का एक टूल होता है जो कि पोर्ट्स को ओपन या क्लोज करता है उस मशीन पे बाहर के ट्रैफिक के लिए। तो पोर्ट 22 यहाँ पे
एक्सेप्ट कर रहा है डेस्टिनेशन पे सामने वाले सोर्स से, तो मतलब 22 ओपन हो जाएगा अगर आप इन पोर्ट्स को इस सीक्वेंस में नॉक करो। तो नॉक कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। एन मैप सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। बस दे दो यहाँ पर वर्बोस, कुछ कुछ नहीं करो, बस आईपी डाल दो 168.230.209 और पोर्ट देता हूँ मैं ये वाला। ठीक है, पोर्ट क्लोज्ड बताएगा, कोई कोई घबराने की बात नहीं है। पोर्ट क्लोज बताएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सुन लेगा आपकी बात, क्योंकि वो लिंक लेयर पे काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर तक जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो फिर से जो सेकंड पोर्ट था उसको मैंने हिट किया। अब यहाँ पर एक और पोर्ट है 9842, इसको हिट कर दो। सॉरी, ओके, ये कॉपी नहीं हुआ। ओके, अब मैंने तीनों पोर्ट्स ओपन मतलब हिट कर दिए हैं। अब पोर्ट 22 देखते हैं ये ओपन है क्या। कनेक्शन रिफ्यूज्ड आ रहा है। ओके ओके, तो बीच में मैंने इस 8425 को 2 बार हिट कर दिया था, तो फिर से करना पड़ेगा मुझे। तो फिर से ट्राई करता हूँ मैं। यहाँ पर अगर आपको क्रिएटिव बनना है तो आप सिंपल सी इनलाइन शेल स्क्रिप्ट बना सकते हो। लाइक फॉर लूप लगा लो एक्स इन, क्या था पोर्ट सीक्वेंस यहाँ पे 7469, उसके बाद दूसरा नंबर है 8475, उसके बाद एक और 9, उसके बाद आएगा आपका डू एंड मैप वी वी, ज़रूरी नहीं है, आप कर सकते हो 209। उसके बाद पोर्ट है आपका $x, उसके बाद फिर आएगा डन, आई थिंक सो यही होगा। ओके, तो ये तीनों पोर्ट्स हिट हो चुके हैं एक के बाद एक सीक्वेंस में। अब हम पोर्ट ट्राई करते हैं nmap पोर्ट 22। देखो ये पोर्ट ओपन है, स्टेट ओपन दिखा दिया इसने, क्लोज नहीं है, तो अभी ओपन हो गया। अब आप SSH कर सकते हो, लेकिन SSH कैसे करोगे, आपके पास क्रेडेंशियल्स नहीं है। तो क्या यूज़ करोगे आप, आपके पास क्रेडेंशियल्स नहीं है लेकिन आपके पास लिस्ट है जो हमने पहले बनाई थी, आपको अगर याद होगा। SQLi से यूज़ करके हमने यूज़र्स की लिस्ट बनाई थी, यूज़र नेम से पासवर्ड्स की। तो मैं इस फोल्डर पे जाऊँगा और ls-al करते हैं। तो देखो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड की लिस्ट है। अब हम ब्रूट फोर्स करेंगे SSH को। वो कैसे कर सकते हैं, आप हाइड्रा यूज़ कर सकते हो, सिंपली हाइड्रा से आप ब्रूट फोर्स कर सकते हो। हाइड्रा एल दे दो आप, एल में आपका आएगा यूज़र लिस्ट, यूज़र नहीं, यूज़र लिस्ट तो यही है मेरी। मुझे आदत हो गई है यूज़र शेयर की, तो वही डालते रहता हूँ मैं हमेशा। और आपके पास यहाँ पर है पासवर्ड्स, आपका जो एन है वो है 22 पोर्ट, और होस्ट है आपका, ओके SSH प्रोटोकॉल है तो होस्ट है 230.209। बस यही है मेरे ख्याल से, इतना तो करना है, इतना ही करना है, आई थिंक सो। ओके, एन नहीं है, एस है, सॉरी भूल गया था। तो कुछ ना कुछ तो आपको वैलिड क्रेडेंशियल्स मिल सकते हैं यहाँ पे। अगर आप चाहे तो थ्रेड्स बढ़ा सकते हो, लेकिन छोटी सी फाइल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इससे इसको ख़त्म होने देते हैं, फिर वापस आते हैं। तो यहाँ पर कुछ जिसको वैलिड क्रेडेंशियल्स मिले हैं, आप एक एक करके इसको ट्रैक कर सकते हो। लॉगिन जेनिटर और ये पासवर्ड, तो जेनिटर मुझे याद है, इसको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल, इसका काम नहीं है। तो SSH जेनिटर 209, इसका पासवर्ड जो था मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर लॉगिन हो गया मैं, एक क्रेडेंशियल मेरा काम कर गया जेनिटर के नाम से। और भी हैं, और भी हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हो। देखो एक एक चीज़ है जो यहाँ पर मुझे बताना था, जो मैं भूल गया। ठीक है, मैं यहाँ से बता देता हूँ। ls-al कहाँ पे है ये। ओके, अपनी होम डायरेक्टरी पे यहाँ पर कुछ फाइल्स हैं, मैंने कुछ हिडन फाइल्स लिस्ट करी हैं। तो ये हिडन डायरेक्टरी है, ये फाइल भी नहीं है। तो सीक्रेट्स फॉर पुटिन, जो भी मतलब आपको सीक्रेट फाइल्स मिले ना, उसके लिए हमेशा देखना होम डायरेक्टरी में या वेब डायरेक्टरी में बहुत सारी हिडन फाइल्स होती हैं, उनको देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर सीक्रेट्स फॉर पुटिन में, यहाँ पर क्या है, पुतिन जो भी है। ओके, कैट, सॉरी मैं CD करने वाला हूँ, CD करना था ls-al। तो यहाँ पर कुछ पासवर्ड्स हैं, इसको आप कैट करो। पासवर्ड्स फाउंड ऑन पोस्ट IT नोट्स, तो ये भी कुछ पासवर्ड्स दिए हुए हैं, हो सकता है ये भी SSH में यूज़ होंगे। मतलब आपको हर चीज़ ट्राई करनी है, SSH में ये ट्राई करो, क्योंकि अगर आप जाओगे CD होम में तो बहुत सारे यूज़र्स हैं यहाँ पे। आपको सिर्फ किसका मिला है, जेनेटर का मिला है और 2-3 लोगों का मिला है। और मैंने ये मशीन पहले सॉल्व करी है ना, तो इसके कारण मुझे ये भी मिल रहा है। और ये वाला जो पासवर्ड है, ये किसी भी डिफ़ॉल्ट वर्ड लिस्ट में नहीं मिलेगा आपको, ये यहीं पर मिलेगा आपको।
ये कहाँ गया, हाँ ये। तो मैंने जो ये पासवर्ड्स मिले थे ना, मैंने उस लिस्ट में ऐड कर दिए थे अपनी पासवर्ड्स वाली, इन सबको भी अपेंड कर दिया था उसमें, और फिर से ब्रूट फोर्स रन किया था। तो मुझे एक और वैलिड क्रेडेंशियल मिला फ्रेडेफ के नाम से। तो यही मुझे बताना था, ये पहले से ही ढूंढ लिया है इसने क्योंकि मैंने हटाया नहीं था वहाँ से, लेकिन आपको ऐसे सॉल्व करना है, आपको पहले नहीं मिलेगा ये फ्रेडेफ। आप इन सारे पासवर्ड्स को उसमें ऐड करोगे, फिर करोगे तो वो आपको मिलेगा। तो जेनेटर से तो मैं लॉगिन हो गया। अब मुझे ज़्यादा कुछ काम नहीं है, sudo l मैं करता हूँ, तो उसका तो पासवर्ड मुझे पता नहीं है, तो मैं कर नहीं सकता। देखो, नॉट अलाउड टू रन, तो मैं एग्जिट करता हूँ। अभी फ्रेडेफ से लॉगिन करता हूँ। फ्रेडेफ, इसका पासवर्ड क्या था, B4। तो ये मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब ls-al यहाँ पर कुछ चीज़ है क्या, ओके, लोकल डॉट टी एक्स टी है। तो दो फ्लैग्स होते हैं आपके पास OSCP में, अगर आप जाने वाले हो तो नॉर्मली दो फ्लैग्स होते हैं, लोकल डॉट टी एक्स टी और प्रूफ डॉट टी एक्स टी। लोकल डॉट टी एक्स टी अगर आपको लो प्रिविलेज शेल मिलता है सिस्टम में, तो उसमें आपको लोकल डॉट टी एक्स टी मिलता है होम डायरेक्टरी में। ये कभी कभी वेब के डायरेक्टरी में भी मिलता है, वार www में भी मिलता है आपको अंदर उसके। तो आपको ढूंढना पड़ता है, मतलब ईजी है, मिल जाता है। उसके बाद प्रूफ डॉट टी एक्स टी आपको तब मिलेगा जब आप रूट एक्सेस लोगे सिस्टम पे। तो रूट आपको अब लेना है एक्सेस, तो बहुत सारे तरीके हैं प्रिवेस के। आप चाहें तो लिन पीस रन करो, अगर आपको ऑटोमेट करना है रिकॉन इन्यूमरेशन ऑटोमेट करना है तो लिन पीस रन करो। या कुछ कॉमन तरीके होते हैं, लाइक आईडी है, कैट एडीसी पासवर्ड में और कौन कौन से देखो बहुत सारे यूजर्स हैं यहाँ पे। और अगर आपको SUID सर्च करना है तो फाइंड करो, फाइंड स्लैश परम। ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल तरीके हैं जो एक्सपीरियंस से आएंगे आपको। हर बार करोगे करोगे तो फिर याद ही हो जाएगा कि यही करता था, तो करते रहता हूँ। अब ये SUID वाली सारी फाइल्स को फाइंड करेगा। देखो यहाँ पे कुछ कुछ काम का नहीं है। देखो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये सारे डिफ़ॉल्ट फाइल्स ही हैं जिसमें SUID होना ही चाहिए, वरना वो काम नहीं करेंगी। तो उसका हमको कुछ काम नहीं है, तो हम करते हैं क्या, sudo l। sudo में क्या परमिशन है हमारे पास, तो देखो कुछ तो है। मतलब रूट के परमिशन से बिना पासवर्ड के मैं ये फाइल रन कर सकता हूँ। तो इस फाइल का कंटेंट क्या है, कैसे हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेवरेज कर सकते हैं हमारे लिए, वो हमको देखना है। तो मैं जाता हूँ इस ls-al करता हूँ पहले इसको। इसकी परमिशन देखो, ये रूट रूट है और अदर्स को राइट परमिशन नहीं है, तो मैं इसे मॉडिफाई नहीं कर सकता सिंपली। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पे इसकी जो डायरेक्टरी है उस पर जाता हूँ मैं, टेस्ट। इसकी पहले वाली डायरेक्टरी, हो सकता है कुछ और भी हो इसमें। तो यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों इतनी सारी फाइल्स बनी हुई हैं, हमारे काम की नहीं है ये सारी फाइल्स। इसके पीछे जाओ और डिस्ट के नाम से, अगर आपको पता है तो डिस्ट मतलब कुछ एग्जीक्यूटेबल बनता है किसी सोर्स कोड से, तो वो डिस्ट में आता है। अगर आपने एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग की है तो अगर आप बिल्ड करते हो रिलीज या डीबग वर्जन बिल्ड करते हो, तो ग्रेडल से एक डिस्ट डायरेक्टरी बनती है, फोल्डर बनता है, उसके अंदर आपका APK आता है। पाइथन में भी अगर आप पाई इंस्टॉलर यूज़ करोगे, पाई इंस्टॉलर, उस पर भी डिस्ट और बिल्ड बनता है। तो अगर आप उसके पीछे जाओगे तो आप ls-al करो, एक फाइल मिलेगी आपको टेस्ट डॉट पाई। इसको आपको कैट करना है, क्योंकि ये जो टेस्ट बाइनरी है जो सूडो से रन हो रही है, ये मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट डॉट पाई से ही बन रही होगी, इसके कंटेंट से ही बन रही होगी। तो यहाँ पर कुछ कोड है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए इसके लिए थोड़ी बहुत, तो आप इसको पढ़ पाओगे। पाइथन का कोड है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, देखो पहले मैं ना आपको कंफर्म कर देता हूँ कि ये जो फाइल है टेस्ट, इसको मैं ऐसे ही रन करके देखता हूँ कि ये क्या करता है। देखो ये यूसेज बता रहा है, पाइथन टेस्ट डॉट पाई रीड अपेंड, और इस टेस्ट डॉट पाई का भी जो प्रिंट है, जो कंटेंट है उसमें प्रिंट है यूसेज पाई, ये वाला सेम प्रिंट है इसमें। तो यही है, मतलब प्रूफ हो गया कि ये टेस्ट डॉट पाई ही रन कर रहा है। तो इस टेस्ट डॉट पाई को पढ़ के आप इसमें कुछ मॉडिफाई करो या इसकी मदद से कुछ काम करो सिस्टम पे, ताकि आपको प्रिवेस हो जाए, तो कुछ बात बनेगी। तो ये कर क्या रही है स्क्रिप्ट, देखो ये क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है sys डॉट argv1, मतलब मेरा आर्ग्यूमेंट ओपन कर रहा है। मेरे आर्ग्यूमेंट में मैं जो फाइल दूंगा उसको वो ओपन करेगा, उसको वो रीड करेगा, उसमें जो भी होगा उसको वो रीड करेगा, और एक दूसरी फाइल खोलेगा जो मैं दूसरे आर्ग्यूमेंट में दूंगा, वो फाइल को खोलेगा और उसमें अपेंड कर देगा। राइट मतलब अपेंड, ये अपेंड मोड में खोल रहा है। बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये एक फाइल का कंटेंट उठा रहा है और उस कंटेंट को किसी दूसरी फाइल में अपेंड कर दे रहा है। उस दूसरी फाइल को ओवरराइट नहीं कर रहा है, अपेंड कर दे रहा है। तो अब आप इससे क्या सोच सकते हो, इससे इसको आप अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकते हो, ये आपको सोचना है। अब यहाँ पर थोड़ी सी थिंकिंग आपकी आउट ऑफ द बॉक्स होनी चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगना चाहिए आपका वो हैकर वाला।
ताकि आपको पता चल पाए कि इसको अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ करें। लाइक कुछ फ़ाइल को आप, कोई ऐसी फ़ाइल सोचो जिसको आप मॉडिफ़ाई कर सको और उससे आपको रूट एक्सेस मिल जाए सिस्टम में, प्रिवियस खो जाए। ऐसी कौन-सी फ़ाइल है जो सोच सकते हो आप? मैं तो, अगर मुझसे पूछोगे तो मेरे केस में मुझे करीब 2 घंटे लग गए थे इसको सोचने में। मेरा उतना ज़्यादा दिमाग चला नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इसको बिना वॉक थ्रू के सॉल्व किया है, बिना। तो मुझे लगे थे टाइम, लेकिन मैंने सोच लिया कि एक फ़ाइल है मेरे पास, इनफैक्ट 2 फ़ाइल है मेरे पास, जो मैं मॉडिफ़ाई करके सिस्टम में अपने आप का एक नया यूज़र बना सकता हूँ और उस यूज़र को रूट एक्सेस दे सकता हूँ। वो कौन-सी फ़ाइल है? एक है ईटीसी शैडो, दूसरा है ईटीसी पासवर्ड। अब ईटीसी शैडो को भी आप मॉडिफ़ाई कर सकते हो। वो थोड़ा ट्रिकी होता है, अगर आप उसमें कुछ गड़बड़ कर देते हो तो सिस्टम फिर क्रैश हो सकता है, वो अनस्टेबल हो सकता है। तो बेस्ट तरीका ये है कि ईटीसी पासवर्ड में भी आप राइट कर दो, एक नई एंट्री डाल दो उसमें, और उस एंट्री में आप यूज़र आईडी को दे दो 0, तो वो रूट बन जाएगा। और फिर आप उस यूज़र से लॉगिन कर सकते हो, स्विच कर सकते हो, तो आपको रूट एक्सेस मिल जाएगा। ईटीसी पासवर्ड से भी आप कर सकते हो, ठीक है? ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप क्या करो, अम, एक फ़ाइल बनाते हैं यहाँ पे echo, मैं जाता हूँ टेम्प में, सीडी टेम्प, एक फ़ाइल बनाते हैं यहाँ पे नैनो करता हूँ मैं, नैनो रीड रीड नाम की फ़ाइल बनाते हैं यहाँ पे, और आपको ईटीसी पासवर्ड का एग्ज़ैक्ट फॉर्मेट देना है, ठीक है? अगर आपको फॉर्मेट जानना है ईटीसी पासवर्ड का, तो यहाँ पर कैट करता हूँ ईटीसी पासवर्ड। तो देखो यहाँ पे एक एंट्री मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ इसको, या जो बिन बैश की एंट्री है वही वही कॉपी कर लूँगा। मेरा बिन बैश कहाँ है? रूट का ही कर लेते हैं, बिन ज़ेडएसएच है, ठीक है, चलो इसका ही कॉपी कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर बिन ज़ेडएसएच नहीं होगा, बिन बैश होगा, और यहाँ स्लैश रूट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूट भी है, रूट। देखो आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान देनी है कि आपको यूज़र आईडी 00 देनी है। देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ध्यान देनी है कि आपको यूज़र आईडी 0 देनी है और ग्रुप आईडी भी 0 देनी है, क्योंकि लिनक्स आपका बहुत बेवकूफ़ है। जिसको भी वो जिस भी नाम से जो भी यूज़र उसको यूज़र आईडी 0 से मिलता है, उसको वो रूट मान लेता है, ठीक है? तो आप इसको नाम चेंज कर सकते हो, लाइक क्या कर सकते हो आप, मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर टैग हैकर, कुछ भी दे सकते हो, और रूट ऐसे ही उसको वैसे ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक्स जो है ना, इसको आपको हटाना पड़ेगा। एक्स का मतलब क्या होता है? आपका पासवर्ड हैश, यूनिक्स का SHA-512 क्रिप्ट हैश आपको बनाना पड़ेगा। इसका मतलब कोई भी पासवर्ड से बना सकते हो आप, तो ओपन एसएसएल से कर सकते हो, यूनिक्स का पासवर्ड बना सकते हो आप ओपन एसएसएल। फिर आपको यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट देना है पासवर्ड, आप पासवर्ड बना रहे हो, उसके बाद कौन से टाइप का होना चाहिए, -6, ये होता है SHA-512 के लिए, ठीक है? आपको एक सॉल्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि उसका फॉर्मेट वही है, सॉल्ट आप कुछ भी दे दो या ABC दे दो। उसके बाद एक्चुअल पासवर्ड की, पासवर्ड क्या रखने वाले हो कि जिसका हैश बनाना है, तो मैं दे देता हूँ नॉर्मली ABC123, जो भी है। तो देखो यहाँ पर आपको मिल चुका है हैश, और आप इसको कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर दो। तो हैश का जो टाइप है यहाँ से आपको पता चलता है, लाइक ये है आपका हैश टाइप SHA-512, और ये आपका सॉल्ट। इसको आप पेस्ट कर दें यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है, सिंपली यही आपको राइट कर देना है और एग्जिट कर लो। तो रीड आपका बन गया, और यही बनाना है आपको। अपेंड कहाँ पर करना है? ईटीसी पासवर्ड में, वो पहले से ही आपके पास। तो जो मेरा sudo l था, देखता हूँ मैं sudo l, इसको मैं फिर से रन करूँगा, और आर्ग्यूमेंट में मैं दूंगा जो मैंने फाइल अभी बनाई, वो पहले आर्ग्यूमेंट में दूंगा मैं। तो इसको आपको sudo से रन करना है, ध्यान देना। फिर ये फाइल का नाम, उसके बाद पहला आर्ग्यूमेंट जिस फाइल को वो रीड करेगा, टेम्प में है वो, रीड नाम से, और इसको किस फाइल में अपेंड करना है इसके कंटेंट को, वो है ईटीसी पासवर्ड। सब कुछ सही रहा तो ईटीसी पासवर्ड में एक नई एंट्री ऐड हो जाएगी मेरे यूज़र के नाम से। क्या ऐड करते हैं आप? ईटीसी पासवर्ड। तो देखो ये एंट्री ऐड हो चुकी है मेरे नाम से, और इसका ओके, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया यूज़र बिन बैश कर दिया मैंने, यूज़र बिन बैश नहीं करना है। नैनो टीएम पे फिर से इसको एडिट कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। रीड, ये है आपका यूज़र बिन बैश नहीं होगा, ये बिन बैश ही होगा सिर्फ, तो उसका ध्यान देना। हो सकता है अगर इसके सिस्टम में, टारगेट सिस्टम में यूज़र में बिन बैश हो तो वो रन कर जाए, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, अब इसको फिर से करते हैं sudo cat etc पासवर्ड। सेम नाम का है तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे पता नहीं, हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली होगी, लेकिन ट्राई करते हैं। sudo su tag hacker, पासवर्ड था ABC123।
मिल गया मुझे रूट। तो ऐसे ही आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच के आप चीज़ों को सॉल्व करते हो, और बहुत सारी और मशीन्स है जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग वेक्टर्स को एक्सप्लॉइट किया है मैंने, वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा रेसिपी के पाथ में। लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग काफ़ी मुझे मुझे लगी मशीन, तो ये मैंने आपको पहले बताया। और काफ़ी सारे कंसेप्ट इसमें नए होंगे, नॉक डे का कंसेप्ट या पाइथन की फाइल को रीड करने का कंसेप्ट है, जो एल का कंसेप्ट है। काफ़ी सारे नए कंसेप्ट थे। एसक्यूएलआई मैंने मैनुअल किया, तो सबसे बड़ी बात वही है। अगर आपको और एडिशनल वीडियो चाहिए एसक्यूएलआई पे मैनुअली कैसे करते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़रूरत लगती है उसकी, क्योंकि मैनुअल करना काफ़ी हेल्पफुल होता है नॉलेज के लिए। अब इसमें सिंपली आपको क्या करना है, रूट में जाना है, आगे कुछ बचा ही नहीं है, सिंपली आप प्रूफ डॉट टी एक्स टी को ऐड कर लो। ये आपको मिल गया प्रूफ डॉट टी एक्स टी। अब इसको आपको कहाँ डालना है, जो लोकल डॉट टी एक्स टी और प्रूफ डॉट टी एक्स टी है ना, उसको यहाँ पर आप डाल सकते हो। अगर आप प्रूविंग ग्राउंड्स यूज़ कर रहे हो तो फ्लैग का एक सेक्शन होता है, तो आप फ्लैग पहले आप लोकल डालो, सेव करो, उसके बाद फिर से एक पॉपअप आएगा, मतलब फिर से एक फ्लैग डालने के लिए आएगा, तो आप प्रूफ डॉट टी एक्स टी उसके अंदर डाल दो, फिर सेव कर दो, आपकी पूरी मशीन सॉल्व हो जाएगी। 8 मार्क्स की है, फर्क नहीं पड़ता, आप वॉक थ्रू देख कर भी करोगे तो आप सीख ही रहे हो ना, मार्क्स की चिंता मत करो, इट डजेंट मैटर। तो बस यही था DC9। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। कुछ भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज़ फिर से वीडियो को देखो और रिसर्च करो खुद से कि मैंने क्या किया, क्यों किया, समझ में आ जाएगा। और कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, और कौन सी मशीन मुझे सॉल्व करनी चाहिए नेक्स्ट वीडियो में वो भी बताना प्लीज़। काफ़ी सजेशंस मिलते हैं तो मुझे भी आसानी होती है, खुद से सोचने के अलावा मैं सिर्फ डायरेक्टली काम पे लग सकता हूँ, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में। आगे और देखने के लिए बस सब्सक्राइब कर देना चैनल को, काफ़ी हेल्प हो जाती है, और आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कर देना और बस देखते रहो, सीखते रहो, और गुड बाय।